चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दिव्य सज्जनों, स्वागत करता हूं आपका इस शो में जिसका नाम है लेस इज मोर। आज हम इकोनॉमिक्स का पहला लेक्चर करने वाले हैं, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आपको मतलब ये वीडियो या ये लेक्चर कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे इसको पढ़ना है। सबसे पहले आप क्या करो, अभी आप इस एक पेज उठाओ और जो मैंने ब्लैक में हेडिंग्स बनाई, जैसे इकोनॉमिक्स, नॉन इकोनॉमी एक्टिविटीज़, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, क्वार्नरी सेक्टर, क्वांटिटी सेक्टर, ये फैक्टर ऑफ पेमेंट्स, ठीक है, ये जितने इकोनॉमिक एजेंट्स लिखे हैं, ठीक है, आप इनको ना पेपर में नोट कर लीजिए। उसके बाद वो पेपर धर दीजिए, ठीक है। फिर आपको ये लेक्चर सुनना है, उसके बाद आपको वो पेपर उठाना, उसके बाद अपने आप से लिखना है कि आपको कितना समझ में आया चीज़ों का। फिर आपको पता लगेगा कि हाँ आपको कितना एक्चुअल में समझ में आया या मैं कितना पढ़ा पा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम चालू करते हैं इकोनॉमिक्स से। अब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो सबसे पहले वो पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स होती क्या है। मान लीजिए आप गाँव गए हो यूपी के, आप वहाँ पे पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स, तो आपसे एक बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, ए भैया क्या पढ़ा था, तो आप बोलते हो हम भैया इकोनॉमिक्स पढ़ा था ही। तो वो बोलेगा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, हमका तनी समझाई था इकोनॉमिक्स क्या होता है। या मान लो आप हरियाणा के किसी गांव में गए हो या आप हरियाणा से हो, तो वहाँ पे एक ताऊ पूछता आपसे एक के करने लग रहा है, तो आप बोलो भैया ताऊ इकोनॉमिक्स पढ़ने लग रहा हूँ, तो बोले कि इकोनॉमिक्स क्या हुआ है। तो आपको ऐसे लेम टर्म में समझाना है कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। अब सोचिए आप कैसे बताएंगे इकोनॉमिक्स को। मान लीजिए आप यूपी के बंदे, यूपी जो ताऊ उसको बता रहे हो, इकोनॉमिक्स जो है ना वो का जीडीपी नापे में काम आती है, या जो भी आप बोलो, या हरियाणा में ताऊ जीडीपी नापने में काम आवा है इकोनॉमिक्स, या क्या बोलते हैं नेशनल इनकम नापने में काम आवा है। तो ताऊ बोलेगा ये तो बता कि जीडीपी और नेशनल इनकम क्या हुआ है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, आपको बताना है इकोनॉमिक्स होती क्या है, मतलब जनरल टर्म में अगर मैं पूछूं। सोचिए, चलिए मैं बताता हूं आपको क्या होती है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कुछ नहीं होती है, इकोनॉमिक्स होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, इससे क्या समझोगे, आप बोलोगे उस आदमी को कि ये भैया इकोनॉमिक्स जो है ना, जो जैसे तुम्हार घर का खर्चा चलता है ना, जैसे तू कमाता है और जैसे तू खर्च कर रहा था, सोच समझ के ओ का इकोनॉमिक्स बोलता है। या तो आप बोलोगे रेंट का ताऊ जिस हिसाब से थारे घर का खर्चा चले है ना, कि जितना कमाता है और जितना तू खर्च कर रहा है उन्हें इकोनॉमिक्स बोल रहा है, बस और कुछ ना है। तो क्या है इकोनॉमिक्स जो है वो मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड है, ठीक है। आप अपने घर के खर्चों को कैसे मैनेज करते हैं वो इकोनॉमिक्स होता है। बस ये लेम टर्म है कि आप ब्रॉड मत समझिए इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या नहीं होता। इकोनॉमिक्स जो आपका घर का खर्च होता है ना, उसको कैसे मैनेज करते हैं वो इकोनॉमिक्स होता है। जैसे मम्मी लोग हैं, मम्मी लोग घर का खर्च अच्छी तरह मैनेज कर लेती हैं, इवन बहुत अच्छी तरह खर्च कर लेती हैं, मतलब बहुत अच्छी तरह मैनेज कर लेती चीज़ों को, कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश करती हैं। तो वो इकोनॉमिक्स होता है, बस और कुछ नहीं होता, ठीक है। मतलब ज़्यादा ब्रॉड नहीं समझा सकते, आपको किसी वैसे समझाना तो आपको खुद को ऐसे समझना चाहिए इकोनॉमिक्स होती क्या है भाई। कल को आप तैयारी करोगे, पूछो भाई इकोनॉमिक्स क्या होती है, आप यही नहीं समझा पा रहे। मान लो आपको सब टर्म पता है इकोनॉमिक्स की, जब आपको इकोनॉमिक्स नहीं पता तो क्या हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स एक्टिविटी क्या होती है, सोचिए, थिंक। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है ना, या इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो एक्टिविटी मोटिव ऑफ अर्निंग के तौर पे की जाए। मतलब कि साफ सीधी बात, आप जॉब करोगे किसके लिए, पैसे के लिए, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है और कुछ नहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी। और फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है सर? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है जो आप पैसे के मोटिव से नहीं करते, आप ऐसे ही कर देते हो।
ठीक है, आपको बस जैसे कंपैशन है किसी से, मतलब आपको पेड़ लगाने हैं, आपने लगा दिया, ठीक है, आपको ज़्यादा मतलब कि पॉल्यूशन वगैरह आ रहा है, आप सोचो कि मैं आप पेड़ लगाऊंगा डेली एक, तो ये आपने पेड़ लगाया, आपको ये इससे वो नहीं है कि मोटिव क्या है, ये क्या है, वो क्या है, बस आपने बीइंग ह्यूमन बीइंग वो कर दिया। आप राह पे चलते हो तो आप देखते होगे कि जितनी मेट्रो सिटीज़ होती हैं तो आप देखोगे कि छोटे छोटे बच्चे मांगने आते हैं, तो भैया ये खिला दो, दीदी ये दिला दो, तो आप दिला दो, चल यार आइसक्रीम खा ले या ये खा ले। तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई जो पैसे के मोटिव से नहीं की जा रही, बस कर दे रहे हो तुम, ठीक है, तुम्हें मतलब ही नहीं है, ठीक है, अंडरस्टैंड, ओके। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने प्रकार की होती है, मैं आपसे बोलूँ तो, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होती है ना, तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, तो कितने प्रकार की होती है बताइए। लिख तो रखा ही मैंने 5 प्रकार के होते हैं, पर मेनली जो होती है ना 3 प्रकार की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है। अब प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, आप मतलब कि एक तो ये है कि ना आप रट लीजिए, एग्जांपल ये प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, एक आप अंडरस्टैंड कर लीजिए कॉन्सेप्ट्स को, वो अच्छा बेटर है इकोनॉमिक्स में। तो चलिए प्राइमरी एक्टिविटी समझाता हूँ मैं आपको, वेट, हाँ, प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, प्राइमरी एक्टिविटी होती है जिसमें आप नेचुरल रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन करते हो, मतलब जिस भी एक्टिविटी में आप नेचुरल रिसोर्सेज से कोई चीज लेते हो उसको बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। मान लीजिए कि आप मछली पकड़ते हो, ठीक है, आप क्या बोलते हैं गोल्ड खोद लेते हो, ठीक है, और कुछ भी जैसे आप वीट उगा लेते हो, आप राइस उगा लेते हो, बहुत सारी चीज़ है। जितनी चीज़ों में हम नेचर से कुछ ले रहे हैं ना, नेचर से कुछ ले रहे हैं, वो प्राइमरी सेक्टर होता है। इसलिए तो आजकल आपने देखा हो पॉल्यूशन इतना क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि नेचर की कैपेबिलिटी इतनी है, मतलब नेचर की कैपेबिलिटी इतनी, हम ले उससे इतना रहे हैं, तो नेचर सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, इसलिए तो पॉल्यूशन हो रहा है। कि वो गांधी जी ने बोला है ना कि अर्थ इज एवरीबडी नीड, गांधी जी का एक कोट है, आई थिंक, अर्थ इज फॉर एवरीबडी नीड नॉट फॉर द ग्रीड्स, ठीक है, कि अर्थ जो है वो नीड तो है, मतलब आप अर्थ आप सबकी नीड तो फुलफिल कर देगी, पर आपकी ग्रीड फुलफिल नहीं कर सकती वो। इसलिए आदमी को हमेशा सिंपल लाइफस्टाइल लेना चाहिए कि हाँ, अगर उसको जितनी जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए, तो आप सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ोगे। तो इसलिए प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, प्राइमरी एक्टिविटी मेन जो मैं अगर बोल दूँ इसमें कि आपको बस एक लाइन याद रखनी प्राइमरी एक्टिविटी में, वो क्या है कि चाहे कोई सा भी आ जाए, मतलब कि ऑप्शन भी आ जाए कि मतलब पेपर में पूछा बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी एक्टिविटी या सेकेंडरी एक्टिविटी, बस ये करना कि जिसमें नेचुरल रिसोर्स से हम कोई चीज ले रहे हो, एक्सट्रैक्शन नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। अब देखिए प्राइमरी के बाद कौन सी एक्टिविटी आती है, सेकेंडरी एक्टिविटी आती है। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है, जो नेचुरल रिसोर्स से हम एक फिनिश्ड गुड बना रहे हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। इसमें आती है इंडस्ट्रीज। मान लीजिए आपने रबड़ के पेड़ से रबड़ को निकाला और रबड़ से टायर बनाया, तो वो आ जाएगी सेकेंडरी एक्टिविटी। टायर बनाना सेकेंडरी एक्टिविटी होती है, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे ये जो मान लो पेन है, अब ये पेन पहले तो प्लास्टिक था ना, उसके बाद पेन बना, तो प्लास्टिक से पेन बनने की क्रिया, ये प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिविटी। मतलब नेचुरल से, अगर मैं एक लाइन में इसको समराइज करने की कोशिश करूं तो कुछ नहीं है कि नेचुरल से फिनिश गुड बनना, गुड्स बनना को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं टर्सरी सेक्टर पे। टर्सरी सेक्टर क्या होता है, टर्सरी सेक्टर बताइए, सोचिए क्या हो सकता है टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर वो होता है कि जब आप प्राइमरी से सेकेंडरी
में वो करते हैं, मतलब ये इसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता कि ये प्रोडक्शन ऑफ, लेकिन ये प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, ये हेल्प इन प्रोडक्शन, ठीक है। मान लीजिए कि आपने गेहूं उगाया, ठीक है, खेत में गेहूं उगा लिया, उसके बाद आपको क्या बोलते हैं, ब्रेड बनाने की फैक्ट्री में गेहूं ले जाना है, ठीक है। अब ये जो यहां से यहां गेहूं ले जाना है ना, वो क्या है, एक मतलब मान लो जी आपने वो ट्रक में गेहूं डाला और यहां से लेके यहां तक ले गए, तो जो ले जाना है ना, ये एक तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर ये होता है कि जो प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ जाते हैं, जब ये सेकेंडरी से फिनिश गुड की तरफ जाते हैं, तो उसके बीच में जो चीजें हेल्प करती हैं वो टर्शियरी सेक्टर होती हैं। अभी मतलब इसको सर्विस सेक्टर बोला जाता है, पर अब मान लीजिए ना, सर्विस आप किस चीज की दे रही है ये भी तो पता होना चाहिए ना, कि जैसे अब तो आजकल तो बहुत सारी वो आ गई सर्विस, तो ये प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ जाती हैं, उसको बोलते हैं जो चीज मतलब जो प्रोडक्शन में हेल्प करे, खुद पार्ट ना हो प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन में हेल्प करे, ठीक है। जैसे आपकी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो क्या बोलते हैं, आपके साथ सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं पर आपकी लाइफ का पार्ट बन के चल रहे हैं, वो टर्सरी एक्टिविटी हो गई कि हाँ आपको इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट ये सब देके चल रहे हैं, तो टर्सरी सेक्टर आ गया कि आप एक सपोर्ट दे रहे हो, ठीक है, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। एक क्वानिटरी सेक्टर होता है, ये क्या होता है भाई बताइए। ये क्वानिटरी सेक्टर मतलब ये टर्सरी सेक्टर का ही अपडेट वर्जन है, लेकिन इसमें ना साइंटिफिक चीजें आ जाती हैं, वो भी बहुत एडवांस लेवल की। इसरो हो गया, नासा हो गया, ठीक है, ये मतलब कि हेल्प तो करते हैं, मतलब कि सेक्टर जैसे जीएम क्रॉप हो गया, ठीक है, पर एक नई डायमेंशन ढूंढते हैं, समझ लो इसमें और इसमें क्या अंतर है कि ये एग्जिस्टिंग डायमेंशन में काम करता है, टर्शियरी सेक्टर जो हमने डायमेंशन ढूंढी हो उसमें काम करता है, लेकिन क्वांटिटरी सेक्टर नई डायमेंशन ढूंढता है। जैसे मार्स पे जाएंगे हम, अब मार्स पे जाना क्वांटिटरी एक्टिविटी है, उसके बाद वहां से क्या बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स फिर से निकालेंगे, वहां से फिर काम करेंगे, तो फिर प्राइमरी सेकेंडरी, मतलब ये न्यू डायमेंशन ऐड करता है, ओके, ये ओल्ड पे चलता है, बस इतना फर्क है इसमें जहां तक मैं समझ पाता हूँ। एक होता है कॉर्नरी सेक्टर। अभी कॉर्नरी सेक्टर क्या होता है, कॉर्नरी सेक्टर मतलब ऐसे कोई सेक्टर नहीं है, ये भी सर्विस का सेक्टर का ही पार्ट है। जैसे इसमें इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी शामिल थी ना क्वांटिटी सेक्टर में, इसमें एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स होते हैं जो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर काम कर सके। डिसीजन मेकिंग मतलब हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ द वो, जैसे हमारा पीएमओ ऑफिस हो गया, सीएमओ ऑफिस हो गया, ठीक है, प्रेसिडेंट हो गया, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, ये जो डिसीजंस हैं जो जिसकी वजह से हम ये चीजें कर पा रहे हैं एक्टिविटी, तो उसको क्वार्नरी सेक्टर बोलेंगे, ठीक है। इतना मे बी आई थिंक क्लियर होगा आपको, ठीक है। अब ये बताइए कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो होते हैं जो आपके प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, मतलब आपको कोई चीज बनानी है, उसकी प्रोडक्शन के लिए चीजें जो हेल्प करती हैं वो होती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप सबने में भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, में भी क्या सभी देखते हैं खाना खाते टाइम, नहीं तो खाना अधूरा से ही लगता है, ठीक है। तो मान लीजिए जेठालाल की जो दुकान है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, वो क्या दुकान है ना, तो दुकान किसी लैंड पे होगी, तो वो जो लैंड है वो एक फैक्टर है प्रोडक्शन का जिसपे वो दुकान बनी हुई है, ठीक है। इवन वो पूरी दुकान ही लैंड में काउंट होगी, ठीक है। जैसे अगर जेठालाल की खुद की दुकान है तो रेंट नहीं देता, लेकिन अगर वो दूसरा व्यक्ति होता है, अगर उसकी दुकान में बिजनेस करना चाहता हो तो उसको रेंट देना पड़ता, समझ रहे हो।
दूसरा क्या होता है लेबर। लेबर से तो पता ही है आपको, नट्टू काका एंड बागा, जो उसमें काम करते हो चीजों का, ठीक है। अब लेबर क्या करता है, ठीक है। और फिर होता है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, एक तो फिजिकल कैपिटल होता है, एक ह्यूमन कैपिटल होता है। फिजिकल कैपिटल मतलब जैसे जेठालाल ने अपनी दुकान में शीशे लगवा रखे हैं, टीवी लगवा रखा है, फ्रिज लगवा रखा है, और एसी लगवा रखा है, फोन वगैरह ले रखे हैं, इन्वेस्ट कर रखा, मतलब समझ रहे हो आप कि चीजें चलती रहें, वो होता है फिजिकल कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल वो होता है जो आज मतलब कि जो ह्यूमन काम करे उसमें अंदर, चाहे फिजिकली हो चाहे मेंटली हो, चाहे फिजिकल काम करे चाहे मेंटल काम करे, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा कि जो वो होता है बागा जब डिलीवरी करने जाता है किसी सामान की, तो वो क्या हो गया, वो फिजिकल ह्यूमन कैपिटल का फिजिकल पार्ट हो गया, क्योंकि वो फिजिकली मेहनत कर रहा है, समझ रहे हो। और मान लो कि जब नट्टू काका या बागा कोई नई स्कीम लेके आते हैं, तो वो ह्यूमन कैपिटल हो गया जो मेंटली वर्क कर रही है, समझ रहे हो आप। फिर एक होता है एंटरप्रेन्योर, ऑफ कोर्स वन एंड ओनली जेठालाल, ठीक है। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जिसके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज होती है, वो जो ये तीनों प्रोडक्शन को इकट्ठा करता है और फिर अपने रिस्क पे काम करता है कि हाँ मैं लेबर को क्या बोलते हैं, लैंड को रेंट दूंगा, लेबर को वेजेस दूंगा, कैपिटल मैं लगाऊंगा या मैं कहीं से मांग के लाऊंगा, उधार पे लाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। और फिर वो रिस्क खेलता है, तो रिस्क खेलता है तो क्या लेगा वो, रिस्क खेलेगा तो सबसे हाई प्रॉफिट लेगा वो, कि भाई हाँ तुम काम करो, तुम्हारे मतलब कि तुम काम करो, तुम्हें पैसा रेंट टाइम पे मिलेगा, पर अगर उससे कुछ प्रॉफिट हुआ तो बिग चंक्स ऑफ प्रॉफिट मैं रखूंगा, ठीक है। आपको मतलब नहीं होना चाहिए, आपको आपके पैसे मिल गए, आप भाड़ में जाओ, मेरा प्रॉफिट हाई होगा, ठीक है। ये होता है। फिर क्या होती है, नॉन फैक्टर इनकम होती है। जैसे पहले मैं यही बता देता हूँ आपको। जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होती है, तो दूसरा क्या होता है, फैक्टर ऑफ पेमेंट होती है, ठीक है। एक मिनट, आई कैन इरेज, बिल्कुल नीट एंड क्लीन करनी, ओके 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 ओके। वेट इतना सही मिला। तो देखिए फैक्टर पेमेंट क्या होती है। फैक्टर पेमेंट वो होती है कि जैसे लैंड को हम क्या देते हैं, लैंड को हम रेंट देते हैं, है ना, जिस लैंड पे काम करते हैं। अब आप बोलोगे सर कई लोगों की तो खुद की दुकान होती है, लेकिन कई लोगों को खुद की दुकान होती है, तो वो भी जैसे वो अगर किसी और दुकान में काम करते हो रेंट तो देते ही ना, तो वो रेंट उनका बच रहा है, लेकिन समझ रहे हो आप, लेकिन वो रेंट में काउंट होती है कि हाँ अगर आप इतना काम कर रहे होते तो आप इसका रेंट भी देते। अगर खुद की दुकान है तब तो नहीं देते हो, अगर दूसरों की दुकान में अपनी बिजनेस करते हो तो रेंट देना पड़ता है, ठीक है। और दूसरा होता है लेबर। लेबर को क्या देना पड़ता है, वेजिस, ठीक है। अब कैपिटल को क्या देना पड़ता है, कैपिटल को हमने देना पड़ता है इंटरेस्ट, ठीक है। मान लो कि आपने 100 रुपए कहीं से ब्याज पे पैसे लिए बिजनेस करने के लिए, तो आपको फ्री में तो देगा नहीं ना, आपको बोलेगा मैं 10% पे देता हूँ, तो जैसे अगले महीने आपके 110 रुपये देने पड़ जाएंगे अगर आपका प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसको, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट भी होगा तभी भी 110 रुपये ही देने पड़ जाएंगे, तो इंटरेस्ट होता है। और ऑफकोर्स एंटरप्रेन्योर क्या लेता है, अपना प्रॉफिट लेता है। तो लेबर को जाता है रेंट, लेबर को जाता है वेजेस, कैपिटल को जाता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या जाता है, प्रॉफिट, ठीक है। अब नॉन फैक्टर पेमेंट क्या होती है, जैसे फैक्टर ऑफ पेमेंट्स है, तो नॉन फैक्टर ऑफ पेमेंट्स क्या होती है। नॉन फैक्टर ऑफ पेमेंट्स ये होती है, आप पहले मेरे को पहले सोच लीजिए नॉन फैक्टर ऑफ पेमेंट्स क्या होती है। मतलब प्ले लैंग्वेज में समझाने, सब चीज़ आसानी से समझ में आनी चाहिए, मोटो ये है, ऐसे कुछ हाई प्रोफाइल वो नहीं बनाना, ठीक है। चलिए बताता हूँ। इसमें ना हम आप मतलब कि जो नॉन फैक्टर पेमेंट होती है उसमें हमको कुछ काम नहीं करना पड़ता, हमें पैसा ऐसे ही मिल जाता है। मैं बताता हूँ आपको, जैसे आप क्या बोलते हैं, फ्री राशन मिलता है, फ्री राशन पीडीएस सॉफ्ट में, ठीक है।
पीडीएस शॉप में, तो नॉन फैक्टर इनकम हो गई। उसके लिए कोई सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ा हमें, ना हमें जाना पड़ा ना आना पड़ा। मान लीजिए एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ आपको कि जो आपकी गर्लफ्रेंड होती है, ठीक है, गर्लफ्रेंड, अब आप उसको गिफ्ट देते हो, ठीक है, खुश करने के लिए चीज़ें देते हो, तो वो तो कहीं नहीं जा रही ना, उसका कोई सेक्रीफाइस नहीं है ना, आप उसके लिए कर रहे हो चीज़ें। तो जो उसके लिए जो गिफ्ट है ना, वो उसकी नॉन फैक्टर पेमेंट, नॉन फैक्टर इनकम हो गई कि हाँ उसको कुछ करना नहीं पड़ रहा, पर हाँ उसको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, उसको कहीं वो नहीं करना पड़ रहा या लेबर गिरी नहीं करनी पड़ रही, कुछ नहीं करना, पर उसको गिफ्ट्स मिल रहे हैं। ओके, ये थोड़ा फनी एग्जांपल हो सकता, तो फिर मतलब कि ऐसे थोड़ा रिलेट करके बताऊं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। अब इकोनॉमिक्स एजेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स एजेंट्स होते हैं 4 प्रकार के। एक होता है हाउस होल्ड, एक होता है फर्म, एक होता है गवर्नमेंट, एक होता है फॉरेन सेक्टर। अब हाउस होल्ड क्या करते हैं, मतलब इकोनॉमिक्स एजेंट्स जो होते हैं, जो इकोनॉमिक्स में काम करते हैं, उनके बिना इकोनॉमिक्स नहीं चल सकती। जैसे बताता हूँ कि आप वीज़ा बनवाने जाते हो या पासपोर्ट बनवाने जाते हो, तो एजेंट होता है बीच में जिसके थ्रू आप काम करवाते हो। तो इकोनॉमिक एजेंट क्या होते हैं, जिसके थ्रू इकोनॉमिक चलती है, ठीक है, समझ रहे हो आप, कि जैसे वीज़ा बनाने के लिए एजेंट का काम करते हैं तो वो वीज़ा बनवाता है, इसी प्रकार में हमको इकोनॉमिक्स चलाने के लिए एजेंट की जरूरत तो पड़ती है, जिसके सहारे इकोनॉमिक्स चलती है। अगर वो एजेंट मिस हो जाएगा तो इकोनॉमिक्स नहीं चलेगी, समझ रहे हो आप। तो हाउस होल्ड क्या करते हैं, हाउस होल्ड हमें पहले तो मान लो आपका अपना घर है, आपका भाई ऑफिस जाता होगा, ठीक है, मतलब आप थोड़े रिच फैमिली से आते हो, मतलब आपका भाई ऑफिस जाता होगा, ठीक है, आपने पे वो दे रखी है, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट पे पैसा उठा रखा है। जैसे आज मतलब गुड़गांव साइड ज़्यादा होता है ये कि हाँ इंटरेस्ट पे पैसा दे दिया, ठीक है। और क्या देता है हाउस होल्ड, ठीक है, ये सब देता है। मतलब हाउस होल्ड आपको लेबर देता है, आपको कैपिटल देता है, और हाउस होल्ड में से ही कई लोग एंटरप्रेन्योर निकल जाते हैं, और हाउस होल्ड ही आपको लैंड देता है, समझ रहे हो आप। हाउस होल्ड मतलब अगर बोला जाए सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एजेंट कौन सा है, वो है हाउस होल्ड। इसके बिना चीजें नहीं चल सकती, क्योंकि ये आपको चारों चीजें प्रदान कर रहा है हाउस होल्ड, ठीक है। और हाउस होल्ड को मिलता क्या है, मतलब हाउस होल्ड कुछ चीजें दे रहा तो हाउस होल्ड को उसके बदले में चीजें मिलेगी। लेबर से क्या मिलेगा, ऊपर क्या बनाया था मैंने, वेजेस मिल जाएंगे। कैपिटल से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। एंटरप्रेन्योर से क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिल जाएगा, और भी जो बताया है, ठीक है। हाउस होल्ड जो प्रोवाइड करता है उसकी मतलब हाउस होल्ड से ही, ये मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स स्टार्ट विद हाउस होल्ड एंड एंड्स विद हाउस होल्ड, समझ रहे हो। जब भी तो मैंने बोला ना, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड ही इकोनॉमिक्स है, क्योंकि इकोनॉमिक्स चालू ही हाउस होल्ड और खत्म ही हाउस होल्ड पे होती है। आप निकलते हो घर से बिस्किट बनाने के लिए, और आप वही बिस्किट खा लेते हो, फिर आप वो बिस्किट बनाते हो, फिर आप वो बिस्किट खा लेते हो, तो आपकी इकोनॉमिक्स शुरू ही हाउस होल्ड पे होती है और खत्म भी हाउस होल्ड पे होती है, समझ रहे हो आप ये बात। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एजेंट हाउस होल्ड है, ठीक है। अब फर्म क्या होते हैं, फर्म ये होते हैं कि एक ऐसा प्लेस, मतलब मान लीजिए आप ऑफिस गए हो तो आपका फर्म है। फर्म एक ऐसा प्लेस होता है जो आपको सारी चीजें उपलब्ध करा देता है एक जगह पे, मतलब फर्म आपको अवेलेबल करवा देता है। लेबर एक जगह पे, हाउस होल्ड जो लेबर आती है वो एक जगह रहेगी। कैपिटल मतलब ये मान लो कि फर्म एक तरह का ना गुल्लक है, ठीक है, जिसमें सब चीजें हैं, कि उसके अंदर लेबर भी आता है, उसके अंदर क्या कैपिटल भी आता है, उसके अंदर लैंड भी आता है, उसके अंदर क्या एंटरप्रेन्योर भी आता है। जहां जिसमें हम काम करते हैं वो होती है फर्म, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है आपके घर में बैठ के काम करते हैं, मतलब कि हाँ वो आजकल वो चलता है ना वर्क फ्रॉम होम, तो अच्छी बात है। लेकिन पहले क्या होता था कि लोग एक जगह जाते थे काम करने के लिए, मशीन्स पे ये सब तो अवेलेबल थी वो चीज़, जो मतलब फर्म होता है जो सब चीज़ें अवेलेबल करवाते हैं और जहां वर्किंग हो सके उसको बोलते हैं फर्म, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट का क्या रोल है, इकोनॉमिक एजेंट गवर्नमेंट क्यों करती है, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाती हैं
जो इकोनॉमिक्स को ड्रिवन करती है, मतलब कि गवर्नमेंट मतलब कि टैक्सेस लेती है या क्या बोलते हैं बैंक लोन्स देता है, ये सब गवर्नमेंट का ही काम है। तो ये भी एक इकोनॉमिक एजेंट है, गवर्नमेंट भी एक इकोनॉमिक एजेंट है। अब फॉरेन सेक्टर कैसे इकोनॉमिक एजेंट है? मान लीजिए कि पहले हमारे देश में एक कंपनी ना एक मोबाइल बनाती थी, उसको 10,000 की कॉस्ट आती थी, लेकिन वो एक ही कंपनी थी, ठीक है, एक ही कंपनी थी। तो वो अपना माल 100% प्रॉफिट भी बेचती थी 20,000 पे, ठीक है। अब आपके पास पूरे बाजार में एक ही कंपनी का मोबाइल है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप खरीदोगे ऑफ कोर्स, ठीक है। और जो वो एंटरप्रेन्योर वो बहुत हाई प्रॉफिट पे आ रहा है, हाई प्रॉफिट है। तो अब आते हैं फॉरेन सेक्टर, ठीक है। फॉरेन सेक्टर क्या करते हैं कि आपका जो डोमेस्टिक एक प्रोडक्शन कर रहा है 10,000 में, मतलब मान लो फॉरेन सेक्टर भी 10,000 ही रुपये लग रहे हैं उसको, लेकिन उसको ये है कि इसको प्रॉफिट कम कमाना है, लेकिन ज़्यादा लोगों तक चीज़ें पहुंचानी है, वो लोगों से जुड़ना चाहता है। तो उसने 18,000 में बेचना चालू कर दिया फ़ोन, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, अब इसकी सेल्स बहुत बढ़ जाएगी, मतलब इसके कंपैरिजन में फ़ोन भी अच्छा और प्राइस भी कम है, तो लोग इसकी ज़्यादा खरीदने लग जाए, फॉरेन सेक्टर की फ़ोन ज़्यादा खरीदने लग जाएंगे। तो फिर ये क्या करेगा, ये प्राइस कर देगा 17,000 रुपये, तो फॉरेन सेक्टर से 16 कर देगा। तो ये इंक्रीज द कम्पिटिटिवनेस बनाता है, मतलब कि इस फॉरेन सेक्टर से आने की क्वालिटी और क्वांटिटी, और हाँ क्वालिटी क्वांटिटी और मतलब जो हमारा प्राइस है, ये सब इम्प्रूव होती हैं चीज़ें, मतलब प्राइस कम होते जाता है और क्वालिटी वाइज बढ़ते जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा जब आपने 2014 में फ़ोन लिया था, तो आपको भाई 20-25 हज़ार का फ़ोन मिलता है, और वो भी ऐसे 1 GB रैम, 2 GB रैम, 16 GB इंटरनल मेमोरी बहुत उस टाइम पे होती थी कि भाई 16 GB इंटरनल मेमोरी है। अब देखो, अब तो भाई 512 GB तक पहुंच गया है, ठीक है, समझ रहे हो। और प्राइस भी कम होता जा रहा है। पहले जो आप फ़ोन 25,000 में लेते थे, अब आज वही फ़ोन 5 से 6 हज़ार में आपको मारा मिल जाएगा, समझ रहे हो। और जो उस टाइम पे फ़ोन 1.5 से 2 लाख रुपए में आते थे, आज 20 से 25 हज़ार रुपये में आपके हाथ में है, समझ रहे हो। ये होता है फॉरेन सेक्टर, ठीक है। चलिए, आज पहला लेक्चर था, इसलिए एक मिनट, सॉरी। चलिए, आज पहला लेक्चर था। थैंक यू फॉर ऑल, ठीक है। बी हैप्पी।